रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने ना इमरान खान को प्रेस फ्रीडम का प्रेडेटर 2021 में करार दिया था। उमर दराज गोंदल साहब, असद उमर साहब, पाकिस्तान 157th रैंक कर रहा था उस टाइम, हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2022 से पहले। इमरान खान की रिलीज के हवाले से डू यू थिंक द पार्टी इज डूइंग इनफ? बार बार इसी के ऊपर बात होती है कि पार्टी नहीं कर रही। मुझे तो ऐसे लगता है कि पार्टी ने जेल में डाला हुआ है। क्या किया जा सकता है? या तो कोई अगर समझता है ऐसे कि लाखों लोगों का इनकलाब लेके एक इनकलाब ईरान आ सकता है, तो वो कोशिश करके देख ले। लोगों ने तो इमरान खान के नाम पे निकलना है ना। एनालिस्ट आर ऑफ योर ओपिनियन कि इस वजह से प्रेशर जो है वो कम हो चुका है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को विक्ट्रीज जो है वो कदरन बेहतर मिल चुकी हैं। प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ आधा तीतर और आधा बटेर के साथ नहीं चल सकती। जहां जहां गवर्नमेंट को आप एक्सपोज कर सकते हैं, उन जगहों पे तहरीक इंसाफ लैग कर रही है। पंजाब में गंदम का इशू है, निकालें इमरान खान को बाहर, वो आपको बताएं कि नॉन इशू को भी इशू कैसे बनाया जाता है। पूछते हैं इमरान खान रिहा कैसे होंगे? मैं कहता हूँ ना अदालतों ने रिहा करना है, ना पीटीआई ने रिहा करना है, ये इमरान खान का फैसला होना है। अगर वो अपना फैसला लेते हैं बाहर आने के लिए, वो गैर आईनी भी होगा, अनपॉपुलिस्ट भी होगा। एक इलेक्शन करके दिखा दो। इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वहां पे है जहां तारीख में कभी नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख के 4 बदतरीन माशी साल ये जो पिछले 4 साल गुजरे ही है, ठीक है जी। पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान एक मिडिल पावर, एक बड़ी की प्लेयर बन चुका है। सब अच्छा है, खान साहब को जेल में रहने दो, बाहर आके इंतजार फैलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू है जो कि मेन स्ट्रीम के ऊपर आप लोग सुनते हैं, लेकिन इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years नाउ, एवर सिंस अगस्त 2023 के बाद से दैट सपोजिटली द मोस्ट पॉपुलर पार्टी के जो लीडर हैं, बानी हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं, शौकत खानम के फाउंडर हैं, एंड XYZ सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस एज वेल, वो जेल के अंदर ही मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि क्वाइट पॉसिबली द करंट PTI लीडरशिप इज नॉट डूइंग इनफ, मे बी दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन हैविंग इमरान खान आउट एज वेल। मौजूदा निज़ाम के लिए चीज़ें तो सब कुछ बिल्कुल अच्छी से चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि लोकल फ्रंट के ऊपर इंटरनल पॉलिसीज़ के हवाले से बेशक गवर्नेंस के इशूज़ हों, लेकिन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर जो विक्ट्रीज़ हैं और जो इस्लामाबाद साइनिंग हुई है, इस्लामाबाद MOU के बाद, बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो हो रही है। इसी सब पे बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ असद खान साहब मौजूद होंगे, शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं और उमर दराज गोंदल ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों हमारे गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। जनाब, असद उमर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को, सिचुएशन को, इमरान खान की रिलीज के हवाले से? डू यू थिंक द पार्टी इज डूइंग इनफ? ये बड़ा कंटेंशियस टॉपिक है। बार बार इसी के ऊपर बात होती है कि पार्टी नहीं कर रही। मुझे तो ऐसे लगता है कि पार्टी ने जेल में डाला हुआ है इमरान खान। क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना बड़ा आसान है कि वो नहीं करे, और हो सकता है कोई ऐसी चीजें हैं वो जो कर सकते हो। लेकिन इमरान खान इसलिए जेल में नहीं है इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो बहुत बड़ी अच्छी हिकमत उंगली से अभी काम नहीं कर रही है। आज से कोई 1.5-2 साल पहले तक तो ये सूरत हाल थी कि जब मैं भी ये कहा करता था, आपको पता है कि मेरी पब्लिक पोजीशन थी कि एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अगर हमने अपनाई होती तो शायद जो नतीजा है वो मुख्तलिफ निकलता। पिछले 1.5 साल से तो आपने तरीके साहब को दीवार के साथ लगाया हुआ है। आपने उनसे इलेक्शन सब वो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, आप इलेक्शन उनका रोक नहीं सके। उसके बाद इमरान खान जेल में, उनकी बीवी जेल के अंदर, वाइस चेयरमैन शाह महमूद जेल में, बाकी लीडरशिप जेल में, पता नहीं कितने दर्जनों लीडर जो हैं उनको 10-10, 20-20, 50-50 साल की सजाएं हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा इलेक्शन हुआ, दोबारा निशान नहीं दिया गया। तो इस वक्त तो सिस्टम जो है वो ये कह रहा है कि जनाब हम नहीं चलने देंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल के अंदर क्या किया जा सकता है? या तो कोई अगर समझता है ऐसे कि लाखों लोगों का इनकलाब लेके एक इनकलाब ईरान आ सकता है, तो वो कोशिश करके देख ले। लोगों ने तो इमरान खान के नाम पे निकलना है ना, लीडरशिप के नाम पे तो नहीं निकलना। इन लोग जो वो अडियाला जेल के ऊपर क्वेश्चंस ये थे कि अडियाला जेल के बाहर अगर मुलाकातों को, जो कि हम कहते हैं कि गैर आईनी की, अगर उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, बट एट द सेम टाइम लोगों को इकट्ठा करना तो जो सीनियर क़यादत है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे जो इश्यूज PTI के हवाले से इस टाइम मेरा ख्याल है, जो कि एनालिस्ट आर ऑफ योर ओपिनियन, कि इस वजह से प्रेशर जो है वो कम हो चुका है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को विक्ट्रीज जो है वो कदरन बेहतर मिल चुकी हैं। जी, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पिछले 70 साल से वो उस पे असरअंदाज होती है।
कि मुल्क के बाहर क्या हो रहा है, आलमी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और ख़ास तौर पे उसके अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत की तारीख के अंदर। सऊदी अरेबिया अहम किरदार अदा करता है। तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वही जो मैं कह रहा था ना, पिछले 1.5 साल से बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है, उसकी एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि क्योंकि बाहर से बिल्कुल सब ठीक है, तो इसलिए जरूरत क्या है कि कोई स्पेस देने की। आइन कानून इस बुनियाद पे तो फैसला करना नहीं ना, फैसला इस बुनियाद पे करना है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। तो फिलहाल लगता है कि जो भी करना चाहें कर सकते हैं। उमर दराज साहब, मैं आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। इस्लामाबाद एमओयू जो साइन हुआ, डू यू थिंक वो उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमरान खान साहब की रिहाई ना होने में? और अगर उसके कोई चांसेस थे भी, कोई प्रेशर बिल्डअप होना था, तो उसके बाद अब शायद स्पेस वो कदर और कम हो चुकी है। एक तो आपका बहुत शुक्रिया तो मौका दिया। मेरे ख्याल ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो एमओयू साइन हुआ या पाकिस्तान की कोई सिफारती कामयाबी है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, हम सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक अलग मामला है। यानी मुझे ये बताइए कि आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये हमने डिप्लोमेटिकली हमारा कद बहुत बड़ा हो गया है, या हमने इंडिया की जो आइसोलेशन वाली पॉलिसी है उसको नाकाम बना दिया, सारी बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी उससे कैसे रिलेट करेगा, ये अपनी जगह पे एक सवाल है। जहां तक इमरान खान की रिहाई का मामला, देखें मैं भी इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज करता हूं कि पीटीआई के पास वो पॉलिसी नहीं है। मैं उसकी मिसाल क्या देना चाहता हूं, लेकिन सच्ची बात है, सदुमर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसका ताल्लुक शायद स्ट्रेटजी से, किसी हिकमत अमली से ज्यादा, यानी अब ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है कि अब आपने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की अदलिया का। सच्ची बात है, पाकिस्तान में इस वक्त आजाद अदलिया नामी कोई चीज नहीं है। अब तो यूं लगता है कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस है, हम तो कहते हैं कि जनाब वो या अफरीदी साहब हैं या अमीरुद्दीन खान साहब है, नहीं, अमलन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है, जिनके पास अदालत की निजाम की कुंजी है, उनका नाम आजम नजीर तारड़ साहब है। उन्होंने चलाना है, उसके हिसाब से चलना है। देखिए ना, आपके जब केसेस ना लग रहे हो, आपका मेरा तनाजा हो जाए, असद उमर साहब का मेरा तनाजा हो जाए, असद उमर साहब विफाकी वजीर हूं, मैं कहां जाऊंगा? अदालत के पास जाऊंगा ना। जब अदालत ही वो आपने एंटिटी ही खत्म कर दी, तो आप क्या करेंगे? हाँ, एक बात जरूर है, जब हम ये कहते हैं कि आपने लीगल महाजों के ऊपर, या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब चीजें खास क्वार्टर के साथ आपकी ठीक होती हैं, तो फिर आपकी बायोमेट्रिक भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर हो जाती है। फिर आप बेशक सजा याफ्ता हूं, आप पहले अदालत नहीं जाते, आप जलसा करते हैं लाहौर के हाई कमिश्नर की तरफ से, लाहौर के कमिश्नर की तरफ से, लाहौर के शाही किले में आपकी हाई टी होती है, आप अगले दिन रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट कहती है कि जनाब आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, मैंने आज इसके ऊपर लिखा भी है। प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ आधा तीतर और आधा बटेर के साथ नहीं चल सकती। जब आप ये कहते हैं, हम आपको कहते हैं कि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? इस पूरे बजट में, ये जो बजट अभी हालिया आया, पहला काम क्या था? असद साहब जो है वो खुद एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। जब हाउस को ओपन किया जाता है तो अपोजिशन लीडर बोलना शुरू करता है, तो वो एक एक चीज को ले डाउन करता है, वो बताता है ये कमी है, ये कोताही है। आप जरा अपोजिशन लीडर की तकरीर तो निकालें। आगे चलते हैं, फाइनेंस कमेटी चलती रही पूरा महीना तकरीबन। अब मुझे बताएं कहां तहरीक इंसाफ बैठी हुई है? आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, आपने छोड़ दी। यानी जहां जहां आप गवर्नमेंट को ग्रिल कर सकते हैं, जहां जहां गवर्नमेंट को आप एक्सपोज कर सकते हैं, उन जगहों पे तहरीक इंसाफ लैग कर रही है। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो उनका नैरेटिव था। एक चीज को बार बार इतना हिट किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती थी दिन 12 बजे से रात तक, खान साहब के इंटरनेशनल मीडिया से इंटरव्यूज पे जाके बात खत्म होती थी। अब सूरत हाल क्या है? अब तहरीक इंसाफ जो है वो नैरेटिव उस तरह से नहीं बिल्ड कर पा रही, इशू को हिट नहीं कर पा रही। बस एक मिसाल देता हूं, टेली कम्युनिकेशन का बिल है भाई, आप होते हो स्टैंडिंग कमेटी में, आप पकड़ते, फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर आप तमाशा करते, आप सोशल मीडिया के ऊपर करते, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, अवाम से जुड़ा हुआ इशू है ना। पंजाब में गंदम का इशू है, निकालें इमरान खान को बाहर, वो आपको बताएं कि इन नॉन इशू को भी इशू कैसे बनाया जाता है और कैसे पंजाब के किसानों का मुकदमा लड़ा जाता है। ये तहरीक इंसाफ के एंड के ऊपर है। लेकिन इन सारी बातों के बाद सच्ची बात यह है कि फैसले कहां पे होने, लोग पूछते हैं इमरान खान रिहा कैसे होंगे। मैं कहता हूं ना अदालतों ने रिहा करना है, ना पीटीआई ने रिहा करना है, ये इमरान खान का फैसला होना है। और ये कब फैसला होना है? जब उन क्वार्टर्स के दरमियान और इमरान खान के दरमियान कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, हम उसको कह लें, या कुछ सेटल डाउन चीजें हो जाएंगी। ये यही अदालतें होंगी, यही पार्लियामान होगी, यही मीडिया होगा, सब कुछ यहीं पे होगा। सो अभी दूर दूर तक वो चीज नजर नहीं आ रही जो आपने स्टार्ट में जिस चीज को कहा कि वो एमओयू का, उन मामलात का। हाँ ठीक है, देखें गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल है, उनको लग रहा है इंटरनली हमें कोई इशू नहीं आ रहा है, पीटीआई हमें हिट नहीं कर पा रही क्योंकि हमने दीवार में उनको चुना हुआ है।
नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट लोकल हमारे साथ है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हमें हासिल है। सो हमें क्या जरूरत है, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि आज आप डॉन अखबार खोलें और आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की प्रोडक्शन आज 18% कम होने का बताया गया है। पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनका लॉस देखें। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो सेगमेंट है सोसाइटी का, वो 60% से ज्यादा जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी गंदम के ऊपर उनको वो कॉस्ट नहीं मिल पाई, उनका आलू उस तरह से नहीं बिक पाया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी बातें ये वैसे ही है जैसे मैं एक किराए के ऊपर या बैंक से लोन लेके बहुत खूबसूरत घर तो बना लूं, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अंदर फैमिली को खुश रखने का, उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का, चलाने का। हम ये सारी कॉस्मेटिक चीजें हैं। देखें, इन कॉस्मेटिक चीजों से क्या आपकी मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बेहतर हुई है? जी नहीं, बेहतर नहीं हुई। क्या आज पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी आसान है या पिछले 4 साल पहले जब आपने गवर्नमेंट गिराई थी उस वक्त आसान थी? सच्ची बात है कि आज लोग मुश्किल के अंदर हैं, फाइनेंशियली मुश्किल के अंदर हैं, सोसाइटी के अंदर वो चीजें। और जब पॉलिटिकल, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी हमने इंटरनेशनली बहुत कुछ अचीव कर लिया है, भाई लोकल या डोमेस्टिक सतह के ऊपर जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी, लोगों का एतमाद उनको हासिल नहीं होगा, ये सारी चीजें आप मटेरियलाइज नहीं कर सकते। ये सारी मटेरियलाइज करनी होती तो 1 साल पहले हमने इंडिया को हराया, तो क्या पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई? भाई नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक सरमायाकार सोचता है अगर मेरा इशू हो गया मैं कहाँ जाऊंगा, अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए गवर्नमेंट जो मर्जी दावे करते रहे, ये सारे कॉस्मेटिक्स हैं, ये टीवी के ऊपर चलने वाली चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खूब वेरी वेल पुट उमर दराज गोंदल साहब, मैंने आपकी एक आधी चीज़ को जो कि असद उमर साहब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनके जवाब के अंदर, वो ये था कि जो पीटीआई की पार्टी की आदत है, वो जो एक्चुअल इश्यूज एट हैंड हैं, या ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, या डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जिनको लेकर वो एक कैंपेन कर सकते हैं या नैरेटिव बना सकते हैं, वो भी मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हम मौजूदा निज़ाम की अगर बात करते हैं, उमर दराज गोंदल साहब ने काफ़ी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर मैं सिर्फ आम आवाम की गुफ्तगू करूं तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इस टाइम शरह जो है दैट इज एट अ 21 ईयर हाई। ये इजीली आप इसको सामने रख सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन रेशियो की अगर आप बात करते हैं तो 40% से ज्यादा का नंबर है जो कि उसके नीचे रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर 800 रुपए से कम जो हैं वो घर लेकर जाते हैं। उसके अलावा मैं दूसरे ऑपोजिशन के नैरेटिव से हटकर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को उठाएं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को निकालें, आप ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देख लें अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा कि तमाशा चल क्या रहा है, सीपीआई किस तरह गया, इन्फ्लेशन चार्ट्स कहां पे गए, सब कुछ है। तो ये सारा कुछ था जो कि नैरेटिव के हवाले से मौजूद था, जिसको पुश किया जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई उस एतबार से नहीं कर सकी बिकॉज इन फाइटिंग और दूसरे मामलात हैं। ये मैं असद उमर साहब के पास वापस लेके जाऊंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन एक चीज आपने मेंशन की यहां पे कि इमरान खान साहब का अपना फैसला है कि वो कब बाहर आएंगे। अगर वो अपना फैसला लेते हैं बाहर आने के लिए, वो गैर आईनी भी होगा, अनपॉपुलर भी होगा, और साथ ही साथ उसके मेरा ख्याल है वो उनकी जितना भी उन्होंने नैरेटिव अब तक पुश किया है पिछले 3 सालों के अंदर, वो उसको जमीन बोस भी कर देगा। ऐसा नहीं है? अच्छा, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान कोई पाकिस्तान के खिलाफ शख्स तो नहीं है जिसने सारी उम्र पाकिस्तान का झंडा उठाया, जो ये नारा लगाया कि भाई ये मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। तो जाहिर है वो कोई एंटी स्टेट शख्स नहीं है, और जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोग एतमाद का इजहार करें, मैं आप या कोई और बैठ के उस हवाले से कैसे सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज इमरान खान बाहर निकले और इमरान खान इस पूरे सिनेरियो के हवाले से सिर्फ एक बयान जारी करें। ये जो आप इस वक्त इवन मिडिल ईस्ट को लेकर कर रहे हैं, आप देखिएगा उस पर पब्लिक रिस्पॉन्स क्या आता है। इमरान खान का क्या नैरेटिव है? इमरान खान ने कोई ये तो नहीं कहा ना कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जो स्टेट के खिलाफ हो। अगर इमरान खान कहते हैं कि फिर इलेक्शन होना चाहिए और आपका जो मैंडेट है वो आपको मिलना चाहिए, तो ये बात दुरुस्त है। नवाज शरीफ भी यही कहेंगे, हाँ स्कोर सेटल वो करना चाहते हैं, वो अलग बात है, ये हम सब का मसला है। देखिए, बाकी अगर वो ये कहते हैं कि अदलिया को आजाद होना चाहिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अथॉरिटी जो है, देखिए इमरान खान का आर्गुमेंट बड़ा खूबसूरत है कि ये नहीं हो सकता कि गालियां वजीर आजम खाए, अथॉरिटी कहीं और हो, ये नहीं होगा। आपने जहां पे जिसको सामने बिठाया है अथॉरिटी भी उसके पास होनी चाहिए। देखिए, ये सारे वो इश्यूज हैं। आप आज मुस्लिम लीग नून के लोगों को उठाएं, आप जाएं ख्वाजा साद रफी का अकाउंट खोल लें, वो क्या बात कर रहे हैं? वो यही बात कर रहे हैं कि आपको सबको अपनी गलतियों को मानना है। ये भी नहीं है कि इमरान खान ने, पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने गलतियां नहीं की। आपने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज आप भुगत रहे हैं, लेकिन ये इसकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं हो सकता कल मैंने गलत किया था तो आज मेरे साथ उससे डबल गलत किया जाए। ये कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं मानता कि मुकाफात अमल की बुनियाद के ऊपर जस्टिफाई कर दिया जाए। लेकिन आपको बैठना है, इसमें मुझे मुझे सिर्फ बैठना है।
आईनी एतबार से आर्टिकल 243, 244, 245 की एप्लीकेशन मुझे नजर आती है, उस हवाले से एक सवालिया निशान रहता है कि इफ यू बैक ट्रैक फ्रॉम दैट, तो दैट मीन्स आप उन्हीं क्वार्टर्स के साथ जाके बैठ रहे हैं जिसका आपने नैरेटिव पुश किया। सर उमर साहब, मैं आपको वापस आपके ऊपर थ्रो करूंगा। अभी उमर दराज गोंदल साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट एक और रेज किया, मतलब कि पीटीआई की अपनी गलतियां भी थी इन नंबर्स में। अगर यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं तो इन्फ्लेशन की बात हम यहाँ पे अगर गवर्नेंस की बेसिस के ऊपर सिर्फ पीटीआई अपना नैरेटिव पुश करे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा इस तरीके एतबार से कर सकेगी। और फाइनेंस आपके पास रहा तो इन्फ्लेशन तो 4.8 से 2018 में हमारे पास 13.9 तक चली गई थी बाय द टाइम अप्रैल 2022 से। इसमें कोविड था, बट उसके साथ ही साथ जो हमने पेट्रोल प्राइस की कट की थी, हमें अगर ओगरा ने कहा था कि 10 रुपए आपने बढ़ाना है तो इमरान खान साहब ने जाके उसको 10 रुपए घटाया था। तो यानी ओवरऑल आईएमएफ के साथ जो इश्यूज थे उसके अंदर 20 रुपए का इशू था पर लीटर के एतबार से। तो गवर्नेंस के एतबार से भी आप अपना नैरेटिव नहीं पुश कर पा रहे। जो मौके आपको लूज बॉल्स जो है वो इस टाइम मौजूदा निजाम दे रहा है, उनको भी पीटीआई की आदत जो है वो यूटिलाइज नहीं कर रही। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? 2 साल और इंतजार करें? खान साहब अंदर ही हैं। जी, पहली बात तो ये सारी जो इकोनॉमी की आप बातें कर रहे हैं ना, ये सारी जो हैं पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल उठा लें तो आपने मेरी ट्वीटें, मेरे टीवी प्रोग्राम दोहरा दिए, ठीक है ना। तो हमारा इस बात के ऊपर तो इत्तेफाक है कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की तारीख में। और ये मैं एक दफा नहीं, मैं ये दर्जनों दफा बात टीवी पे कर चुका हूं। पाकिस्तान की तारीख के 4 बदतरीन माशी साल ये जो पिछले 4 साल गुजरे ही है, ठीक है जी। लेकिन भाई, आपने मुझसे सवाल पूछा था तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को क्या मुख्तलिफ करना चाहिए। अगर ये सारी बातें करें, अवाम की बातें करें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और बड़ी मंतक है इस बात के अंदर, तो क्या होगा? उससे क्या हासिल करती है तहरीक? पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी क्या हासिल करती है ये बयानियां बना के? अवाम की हमदर्दी हासिल करती है। यार, अगर आपको अभी भी कोई शक है ना, आपने कहा था सपोजिटली पाकिस्तान की सबसे, भाईजान एक इलेक्शन करा के दिखा दो, एक इलेक्शन करके दिखा दो। इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वहां पे है जहां तारीख में कभी नहीं थी। 8 फरवरी 2024 से भी ज्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ मकबूल है। मकबूलियत का प्रॉब्लम नहीं है, मसला यह है कि अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो वोट डाला, गाजर, बैंगन, मूली को ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर वोट डाला, तो उन्होंने वोट डाला था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जो मैं मुंतखब करके ला रहा हूं, ये इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे और पाकिस्तान एक जमहूरियत के रास्ते पे दोबारा गामजन होगा। ये है बुनियादी तवक्को जो है अवाम की उनसे। इसलिए उनका जो बयानिया है वो आप ये लिख लें, और मेरे ख्याल में वो गलत नहीं करते। उनका बयानिया कंप्लीटली उस पे गालिब होगा इमरान खान की बात करना और उनकी मुश्किलात की बात करना, और जो पार्टी के साथ और इमरान खान के साथ, उनकी बेगम के साथ जो किया जा रहा है उसकी बात करना। उसके अंदर आपको कभी ना कभी थोड़ी बहुत अफराते जरबरा की बात सुनने को मिलेगी, लेकिन डोमिनेंट जो नैरेटिव है, जो गालिब बयानिया है, वो उसके बारे में नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाए स्ट्रक्चरल जो इस वक्त मेरे ख्याल में अगर मैं फैसले कर रहा हूं तो क्या मुख्तलिफ करूं। पहले तो मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूं कि क्या मैं मुख्तलिफ करता, और मेरे ख्याल में अगर हमने वो फैसले किए होते तो शायद आज इमरान खान वजीर आजम होते पाकिस्तान के और जेल में ना बैठे होते। लेकिन जो इस वक्त आपने किया है, आप फैसला नहीं कर सक रहे हैं कि आपने इस निजाम का हिस्सा होना है या नहीं होना। एक दफा फैसला कर लें वाजे तरीके से, निजाम में होना है या नहीं होना। निजाम में होने का क्या फायदा है? निजाम में होने का यह फायदा है कि आपको एक मौका मिलता है उस निजाम के चलाने वालों के साथ इंगेज करने का, आपस के अंदर बातचीत करने का, जो एक बहुत बड़ी खबर नहीं है। अगर जो लोग एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरे लोग जो उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो वो कोई उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाए जा सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, या तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या कर रही है, निजाम का हिस्सा भी है लेकिन उस निजाम का हिस्सा होने का फायदा उठा के पूरी तरीके से निजाम से इंगेज भी नहीं कर रहे। अब उसकी कौमी असेंबली की जो आप दोनों जिस चीज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि यार बजट आया हुआ था, स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर क्या हो रहा था, वो बिल जो है जिससे लोगों को ये डर है कि उनके घर गिरा दिए जाएंगे कल, उस कानून के मुताबिक जो बजट आया था जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अवाम की जो मुश्किलात हैं उनमें मजीद इजाफा करने के लिए जा रही थी। तो इन कमिटीज के अंदर तहरीक इंसाफ कहां थी, यह सवाल पूछा गया था। भाई, तहरीक इंसाफ वहां थी कि तहरीक इंसाफ इन कमेटियों से रिजाइन करके बैठ गई है।
वो इस्तीफा दे के कमेटियां छोड़ के बैठ गई है। जो उन कमिटीज की चेयरमैनशिप भी उनके पास थी, जहां से आप बहुत एजेंडा ड्राइव कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सियासत का, अवामी बयानिए का जो होता है, जिस किस्म की चीजों की आप बात कर रहे हैं, वो आपने छोड़ दिया। तो एक दफा फैसला कर लें, अगर आपने नहीं इंगेज करना ना निजाम के हम्म। साथ, तो फिर पूरे तरीके से बाहर हैं निजाम से, पूरी अभी तरीके से। वरना अभी वरना ना तीतर ना बटेर बने हुए हैं। असद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में आप बैठे हैं। फिर पूरी तरीके से मुजाहिमत के उसके ऊपर चले जाएं। आखिरी चीज जिसकी बात की गई कि क्यों हम्म। ये नजर नहीं आता, एक तो वो फोरम हो गया कौमी असेंबली का, वो मैंने आपको बता दिया। हम्म। दूसरा फोरम होता है कि सियासी पार्टी अवाम के अंदर निकलती है। अगर किसानों के साथ बुराई की जा रही है, और पिछले 2 साल में इस्माइल किसान को पीस के रख दिया है, आप जरा उठा के देखें ना, जो आप गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, जरा भाईजान, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है ना, वो ज़राअत से मुंसलिक है। जाके अभी इस हुकूमत का, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे इशू हुआ है ना, उसमें हम्म। उठा के देख लीजिए कि 2020-21 और 21-22 में किसान ने क्या कमाया था, और उसके बाद जो पिछले 2 साल गुजरे उसमें किसान के साथ क्या हुआ है। लेकिन भाई, आप इस पाकिस्तान में रहते हैं, या ये स्विट्जरलैंड में बैठ के, वो लुसर्न में जहां पे अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां से बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं? जरा 50 लोग जमा तो करें ना, तरीके इंसाफ के पंजाब या इस्लामाबाद में, और अवाम के अंदर जाने की कोशिश करें। यहां तो ये हालत है कि इमरान खान ने एक कॉल दे दी, गजा के ऊपर जो हो रहा था, जो इसराइल जो बर्बरियत कर रहा था, उन्होंने हम्म। जेल से कॉल दे दी। तो वजीर आजम को ये लगा, शहबाज शरीफ को, कि यार ये तो बड़ी मकबूलियत वाली चीज हो सकती है। वजीर हम्म। आजम ने भी कॉल दे दी। अब वजीर आजम पाकिस्तान ने कॉल दी हुई थी, इस्लामाबाद में तरीके इंसाफ के वर्कर निकले एहतजाज के लिए, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो भाई, वो हकीकत सामने मैं रख के, जो जो असद भाई साहब, तनकीद करनी है, वो हकीकत सामने रख के मैं करें। आपका पॉइंट आगे मैं असद खान साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। स्टूडियो में हमारे पास काफी देर से बैठे हैं। असद खान साहब, आपने बाकी हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी है। जी। वो कह रहे हैं कि अभी ना तीतर बनी हुई है पार्टी, ना बटेर है, ना इधर है ना उधर है। हम कह रहे हैं कि चले मानते हैं कि वो बाहर उनको नहीं निकलने दिया जाएगा, दफा 144 लगा दी, XYZ 1000 मुकदमात बनाए, गैर आईनी गैर शरई हरकतें की जाएंगी, उठाई जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। तो फिर आपके पास बचता है कि आप नैरेटिव पुश करें, जो कि आपके पास चीजें सामने मौजूद हैं। बजट के हवाले से भी हमने देखा बहुत सी लूज बॉल्स दी हुकूमत ने, लेकिन उनको वैसे यूटिलाइज नहीं किया गया। लेकिन बजट की जब हम बात करते हैं कि उसको क्रिटिसाइज करें, तो हुकूमत तो कहती है कि हमने मिडिल क्लास के ऊपर सैलरी जो स्लैब्स थी उनको डिडक्ट किया, हमने जो 30% थी उसको 25 पे लाए हैं, 23 वाली को 20 पे लेके गए हैं। उसके अलावा हमने सुपर टैक्स की शरह जो है उसके अंदर कमी की है, 500 मिलियन से कम वाले जो है उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। खवातीन के लिए हमने जो उनके जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या उनकी जाती जिंदगी के हवाले से जो भी अहम चीजें उनको खत्म किया हमने। ईवीज के ऊपर हमने टैक्स को रिलीव दिया। XYZ, वो तो नैरेटिव कहते हैं भाई सब अच्छा चल रहा है। और फाइनली एक चीज रही सही, वो कह देते हैं कि भाई पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान एक मिडिल पावर, एक बड़ी की प्लेयर बन चुका है। सब अच्छा है, खान साहब को जेल में रहने दो, बाहर आके इंतशार फैलाएंगे। नहीं, इसमें ये बातें ठीक हैं कि बजट में कुछ मय्यज अच्छे लिए गए हैं। ओवरऑल बजट जो है, इट इज़ नॉट, जिसको कहेंगे अवामी बजट जिसको कहते हैं, वो नहीं है, और हुकूमत को इस बात का एहसास है। बाकी जो जिस तरह असद उमर साहब और गोंदल साहब फरमा रहे थे, ख़ासतौर पे असद उमर साहब के तीतर बटेर या इनको क्या नैरेटिव लेना चाहिए PTI को इस मौके पे, तो सर मेरा इनसे ही क्वेश्चन है, एसोसिएट रहे हैं PTI का, अभी भी शायद हिस्सा हैं, कि कॉम्पिटिटिव लेवल है अभी क्या PTI की जो करंट लीडरशिप इन एक्शन है, चाहे वो KPK है, सिंध में तो अभी हमें नाम नज़र नहीं आ रहा, पंजाब भी डाउन है, हमें फेडरल में थोड़ा बहुत PTI का नज़र आता है। तो इतने कॉम्पिटेंट पीपल हैं कि दे कैन गो फॉर द रिलीज ऑफ इमरान खान फ्रॉम अडयाला, एंड they can play a role of bridge between the government and अडयाला। क्या उनके अंदर कॉम्पिटेंसी है? नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि जी अगर अभी इलेक्शन हो तो अवामी जो है मकबूलियत PTI की ज़्यादा है। ये बात ठीक है किसी हद तक, कि जब आप जबर या जुल्म या रिटेंशन करते हैं किसी की, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि KPK में थर्ड कंसेक्टिव इनकी गवर्नमेंट है, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गए हैं। वहाँ पे डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस, गरीबों को रिलीफ, टैक्सेस पे रिलीफ वो है। इस दफ़ा का जो KPK का बजट है उसको अंडर डेट दिखाया गया है, सरप्लस नहीं दिखाया गया। उसकी रीज़न, मतलब आप एक साइड पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हमने नहीं चलना, और दूसरी साइड पे आप तमाम पर्क्स एंजॉय करेंगे,
कि हमें फलां CEC की मुलाकात में भी बुलाया जाए, हमारे प्रोविंस का हिस्सा भी दिया जाए, और हमें बैरून मुल्क दौरे भी कराए जाएं। तो इस तरह नहीं होगा। महमूद खान अचकजई की क़यादत में जिस तरह से वो पहले भी एक ब्रिज का किरदार पास्ट में अदा करते रहे हैं, अभी भी अदा कर सकते हैं कि एक सीरियस नोट पे खान साहब की NRO कह लें, उनकी उनको उनको बाहर निकालने का एक कोई तयन किया जा सकता है कि जी 2 साल में, 1.5 साल में। और केसेस आप देखें, केसेस इतने स्ट्रांग नहीं हैं, किसी की तरफ से स्ट्रांग सीरियस स्ट्रगल ही नहीं है कि खान साहब जो है वो बाहर आ सके। अगर कोई है तो ये मेरे सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस्माइल आप भी बैठे हैं, मुझे बता दें, कोई एक नाम दे दें जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक पिछले 3 सालों में कोई स्ट्रगल की हो और वो किसी मुकाम पे ले आए हों। कि बल्कि ऐसा हो रहा है कि हर मुलाकात या हर जद्दोजहद के बाद खान साहब और पीछे की तरफ जा रहे हैं, सेहत के मामले हैं, मुलाकात नहीं दी जा रही। तो उसका वजह क्या है? फिर अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, टोटली डिस्कनेक्ट करें PTI पाकिस्तान फ्रॉम PTI अब्रॉड, कि जी हम नहीं मानते, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही कोई रिलीफ, कोई अच्छी बात आने लगती है, बाहर से एक नैरेटिव चलता है, चाहे वो मार्का हक की कामयाबी हो या मौजूदा जो आपके कामयाब एक पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया उसकी कामयाबी हो। आपको देखें, जो इनके क्रेडिट में हैं चीज़ें, उनको मानना पड़ेगा। मान लें, क्या बुरा जाता है? खान साहब के दौर में जो चीज़ें अच्छी हुई, ये लोग मानते नहीं, सेहत कार्ड को नहीं मानते, मानते हैं ना, तो ये लोग भी माने, इनके क्रेडिट दें और आगे निकलें। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज आगे आपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाने से पहले ना, जो सिंस हम PTI इन पावर की अगर 2-4 चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने उनको भी ले आना तो क्या अच्छा था। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने ना इमरान खान को प्रेस फ्रीडम का प्रेडेटर 2021 में करार दिया था। उमर दराज गोंदल साहब, असद उमर साहब, पाकिस्तान 157th रैंक कर रहा था उस टाइम, हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2022 से पहले। इस दफा अगर 2025 में आए तो एक ही आप 158 पे गए, उस टाइम 157 के अंदर थे। पेमरा ने उस टाइम जिस एतबार से अपोजिशन पार्टीज की वो जो प्रोसीडिंग्स थी या कवरेज थी उसको सस्पेंड किया था। शुगर और वीट क्राइसिस का असद उमर साहब अभी अगर हम इस हुकूमत का होते हैं तो उस टाइम का भी इशू हमारे सामने था। जो PMDA हम बनाने लगे थे जाके, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका मर्जर भी जब तक क्रिटिसिज्म नहीं आया था तो वो सब कुछ था। तो निजाम के अंदर इश्यूज तो हैं, किस बेसिस के ऊपर गोंदल साहब फिर हम पॉपुलराइज करें अपनी हुकूमत को? अच्छा, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये ना जो निजाम है वो चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो, ये मफादात पे चलता है। वो चाहे तो ईरान की जमहूरियत को ना माने, चाहे तो वो मिडिल ईस्ट की बादशाहत को कबूल कर लें। ये जो आती है ना, रेटिंग्स आती हैं, इधर से गिरा दिया। आज पाकिस्तान के अंदर मीडिया ज्यादा आजाद है या इमरान खान के दौर के अंदर मीडिया आजाद था? आज पाकिस्तान के जरिया ज्यादा आजाद है या उस दौर में आजाद थी? मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बहुत खराबियां हैं, बहुत सवालात हैं जो हम सब उठा भी रहे हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में अमलन अदलिया का निजाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये इवन अपने गवर्नमेंट के लोग भी कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जो अभी बात हो रही थी ना PTI की पॉलिसी को लेकर, हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, सियासी जमात को एट द एंड मार ही खानी होती है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। एक बार मार खाते हैं, एक साइड पे मुंह पे थप्पड़ पड़ता है, वो हटा के दूसरी साइड पे कर देते हैं, चले अब यहां दर्द कम होगा। PTI के ऊपर जो मुकदमात का नंबर है, जो उनके कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं, वो पाकिस्तान के किसी मार्शल लॉ के अंदर भी किसी सियासी जमात के साथ इतना नहीं हुआ होगा जो तहरीक इंसाफ के साथ पिछले सालों में हो रहा है। फिर एक और सवाल है ना कि PTI हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो क्या करे? क्या बंदूक उठा ले? बंदूक तो चारा ही नहीं है, वो अस्करी लोग नहीं है, उनके कोई उस तरह से उन्होंने अस्करियत पसंदी पे जाना नहीं है, उन्होंने अपने लोगों के पास जाना। सो इसी तरह से दीवार में चुने रहना ही है। लेकिन उस पर फिर क्या कसूरवार है? उसमें कसूरवार खुद सियासी जमातें हैं। कैसे? आप देखिए, PTI गवर्नमेंट के अंदर थी, क्या आपने लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग किया? नहीं किया। आज मुस्लिम लीग नून है, पहले इनको रगड़ा लगा, कल को फिर लगना है। अच्छा, इन्होंने क्या लोकल बॉडीज को, 2.5 साल से गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, आप लोकल बॉडीज नहीं बना रहे, आपने अपनी पार्टीज को इंस्टीट्यूशन के अंदर बदला ही नहीं है। ये जो सवाल उठाया जा रहा था कि वो आ जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे, क्या है? आज PTI का मतलब इमरान खान है। एक PTI, ये तो बात हो रही थी कि PTI पाकिस्तान है, एक PTI अब्रॉड है, एक PTI अडियाला है, एक PTI आउटसाइड अडियाला है। और जो आउटसाइड अडियाला है, आप उसको देख लें, रोजाना वो उसको गद्दार कह रहा है, वो कह रहा है उसके साथ कंप्रोमाइज्ड है, वो उसके साथ मिला हुआ है, और जो अडियाला वाले हैं वो मार खा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रेलिवेंट हो या PTI के लोग हों, उनके लिए बात करना सोशल मीडिया पे लिख देना बहुत आसान है। जरा पूछें उस शख्स से जो अपने घर से गाड़ी लेके निकलता है, उसको पता है मेरी गाड़ी टूट जानी है, जिसके ऊपर अगर मुकदमात 10 है तो उसको पता है वापस आऊंगा तो 11 मुकदमात हो चुके होंगे। ये आसान नहीं है। मैंने लोगों के घरों को उजड़ते हुए देखा है। मैं पंजाब में रिपोर्ट करने के बाद इस्लामाबाद अब आया हूं।
लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं। यानी ये कल जो 9 मई का परसों एक फैसला आया, आप उसमें देखें कि एक ऐसा शख्स जिसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, जो ड्राइवर है पीआईए का, वहां पे एक अपने पायलट को पिक एंड ये ड्रॉप करने आया, उसके ऊपर मुकदमा है। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास एक ऐसी कहानी थी कि एक ऐसा शख्स जो गरीब आदमी, जिस तरह लाहौर में जाते हैं ना, आपको किनार रोड के ऊपर वो पेट्रोल बेचते हुए लोग दिखाई देते हैं, तो वैसे ही था, वो पंक्चर लगाता था साइकिल या मोटरसाइकिल को। उसका जियो फेंसिंग की बुनियाद के ऊपर नंबर आ गया उस पूरे मामले के अंदर। अब उसकी जेब में फोन तो उसका होगा, अब वो होने की बुनियाद के ऊपर आपने उसको 9 मई के अंदर टांग दिया। ये फेस किया है लोगों ने। पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो उसको उसको आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी मजामत नहीं की या ग्राउंड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद क्या करना है? जो सच साहब बात कर रहे थे, सिस्टम के अंदर रहना है ना। या तो फिर आप निकले सिस्टम से, फिर आप बगावत की, इनकलाब की वो बातें करें। अगर आपने एक पार्लिमानी सियासी जमात रहना है तो फिर आपने यहीं से कोई रास्ता पैदा करना है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, और यही सियासत उसके आर्ट है। यस उमर साहब। बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें दो तीन की के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। पहली बात तो यही कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कोशिश नहीं नजर आई इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए। भाई 50,000 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर, 50,000 से ज्यादा। और इससे को 2 या 3 गुना ज्यादा बड़ी तादाद होगी वो लोग जो महीनों अपने घर से भागकर सैकड़ों मील दूर छुपे रहे हैं। कोई पहाड़ों पे चढ़ा रहा है, कोई कहां पे चढ़ा रहा है। डी चौक पे हमारे पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के सामने, एन सामने गोली मारी गई है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। और कौन सी जद्दोजहद होती है भाई? और कमाल की बात है कि आप कह रहे हैं कि कोई उन लोगों ने, बेचारों ने काम नहीं किया और वो बोले थे मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मेरा दिमाग है, मेरी आंखें हैं, मुझे तो ये तो नजर आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। दूसरी बात जो तकाबली जो आप कर रहे थे मुवाजना, देखिए क्या तहरीक इंसाफ जो है वो हर काम उन्होंने ठीक किया, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत? बिल्कुल नहीं किया ना। तो मैं इनफरादी तौर पे एक एक चीज जो आपने बात की थी उसके अंदर बहस में नहीं पढ़ना चाहता। चले आपके बारे में एक चीज के बारे में ये ख्याल है, हो सकता है मेरा उस चीज के बारे में मुख्तलिफ ख्याल हो, सवाए सिर्फ एक चीज पे मैं कमेंट करूंगा। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो जाहिर है आपको हजार कमजोरियां नजर आ सकती हैं। लेकिन भाई ये सवाल तहरीके इंसाफ अच्छी है या बुरी है नहीं है। ये सवाल इमरान खान सारे काम सही करते हैं या नहीं करते, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है इस मुल्क के फैसले कौन करेगा? क्या मुल्क के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे? क्या वो जमहूरियत जिसके जरिए पाकिस्तान हासिल किया गया, इस्माइल ये तो आपको पता है ना कि हजारों साल की दुनिया की तारीख के अंदर पहला मुल्क जो जमहूरी अमल से वजूद में आया वो पाकिस्तान है। 1946 के रेफरेंडम के नतीजे में पाकिस्तान वजूद के अंदर आया। पाकिस्तान का कायद आजम ने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा। पाकिस्तान का आइन ये कहता है जमहूरी मुल्क होगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की अदलिया फैसले कर सकती है, या आप 26वीं और 27वीं तरमीम लगा के उनको फैसले करने से रोक देंगे? सवाल इमरान खान की तहरीक इंसाफ की अच्छाई और बुराई का है ही नहीं। वो तो अवाम को फैसला करने दें, अगर पसंद होगा तो कर देंगे फैसला, नहीं पसंद होगा तो नहीं करेंगे, वो तो उनकी मर्जी है ना। सिर्फ मैंने कहा था कि एक चीज के ऊपर मैं जरूर कमेंट करूंगा जो आपने मुकाबला किया है इस्माइल, जरा टीवी पे देख के अमेरिका की रिपोर्ट और यूरोप की रिपोर्ट ना मुझे बताएं। टीवी पे कैमरे की तरफ देख के एक दफा ये बोल दें कि पाकिस्तान का मीडिया आज उतना ही आजाद है जितना अप्रैल 2022 को था, जिस दिन इमरान खान की वजारत उज़्मा खत्म हुई है। नॉट एट ऑल, ना ही उतना आज़ाद है। और मैंने फिगर्स के अंदर बताया भी कि उस टाइम 157 रैंकिंग थी, इस टाइम 158। तो फिर वो हालात तो 157 और 158 का फर्क नहीं है इस्माइल, हालात तो आपको भी खराब पता है। ज्यादा फर्क खराब 157 158 का नहीं है। मैं नंबर्स पे खेलता हूँ, लेकिन ज्यादा खराब है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं कैमरे में देख के ऑन एयर कह सकता हूँ कि जो हालात इस टाइम हैं वो ज्यादा बुरे हैं। और अदलिया की हम जहां पे बात कर रहे हैं, तो ट्रॉइका जो होता है या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो निजाम है, उसी ने निजाम को चलाना होता है। अगर कवानीन जो हैं वो पार्लियामान ने बनाने हैं, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फिर हमने पार्लियामेंट में होनी है, हुकूमत से करवा के हमने देखना है कि अदलिया जो है उसको इंश्योर करती है कि सारा निजाम सही चल रहा हो। आपने ट्रॉइका तबाह कर दिया। और फाइनली जो आपने जमहूरी अमल की बात की, तो कायद ने तो बड़ा क्लियरली अगस्त 11 की स्पीच के अंदर बता दिया था। बिफोर कंक्लूजन मैं असद खान साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि
कायद ने तो कहा था कि किसने मुल्क को चलाना है, अब आके हमें एक वो सेम पेज वाला नैरेटिव नजर आया, फिर हमें एक हार्ड स्टेट वाला नैरेटिव नजर आया, और इस टाइम आके जो पार्लिमान है या जो ये बेचारे वुजरा हैं या आम आवाम है, क्योंकि इतना सुनता लोग नजर आते नहीं है। तो डू यू थिंक दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड? इसी तरह हाइब्रिड सेटअप चलेगा और ये निज़ाम ठीक चल रहा है, तरीकाकार यही रहेगा हमेशा? सिस्टम तो यही चलेगा जी अगले कई साल तक। हाँ, इसमें नाम चेंज हो जाएंगे, शक्लें चेंज हो जाएंगी, कुछ इत्तेहाद नए बन जाएंगे। जैसे अभी आ, आपने देखा कि आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई पार्टी जो कि इस जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान के भी आईपीपी को कोई सीट मेरा नहीं ख्याल कि मिल सकी थी अपने नाम पे, तो वहाँ पे उड़ गया जाके। जी वहाँ पे अब तीसरी बड़ी पार्टी बन के आई है। वाह। तो ये एक सर्कल है जिसमें ये लोग घूमते रहेंगे और इसी तरह से होता रहेगा। मेरी ख्वाहिश है कि काश कि ऐसा हो जाए कि अवामी नुमाइंदे और पीटीआई, मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे, ये दोनों मिल के कोई निज़ाम का हिस्सा बने और मुल्क आगे चलाएं। ये विश है, एक ख्वाहिश है। अब ये पूरी होती है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कि नहीं, इनको आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के, क्योंकि इनके पास लीडरशिप और ब्रेन्स इन दो पार्टियों के पास काफ़ी अच्छे मौजूद हैं। अगर ये मिल के कुछ फैसला करें, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और सिंध की कुछ तकदीर बदल सकती है, कुछ अवामी लोगों की तकदीर बदल सकती है। बट जैसे आपको पता है, अभी गोंदल साहब ने फरमाया था कि सियासी जमात का काम ही कॉर्नर होना है। कॉर्नर में हो के भी कुछ शमाएं जलाई जा सकती हैं। तो ये हाइब्रिड निज़ाम जी ऐसे ही चलेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात तो असद उमर साहब ने भी बार हाँ की है, बल्कि उन्होंने जब इनके ऊपर 50-55 केस बन गए थे उसके बाद भी ये लिख भी रहे थे। इनका एक आर्टिकल तो मुझे भी नज़रों के सामने दोबारा से गुजरा है उसके अंदर कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आना चाहिए, लेकिन उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ किस हद तक होनी है वो हमें हकीकत का पता है। शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी वर्ड असद उमर साहब कहा अभी कि मैं तो चाहता हूँ कि मुज़ाकरात हों। उन्होंने कहा असद कैसर साहब मुझे घूर घूर के ना देखें, आप मेरे बच्चे हैं, आए इकट्ठे बातचीत करते हैं। ये जैसे आपने कहा कि मेरा तो बड़ा दो ही फेवरेट इस वक्त मेरे सियासी मौजू हैं। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें साथ बैठकर बात नहीं करते और अपनी अपनी गलतियां नहीं मानते, तमाम सियासी पार्टियों ने बशमूल तहरीक इंसाफ ने गलतियां की हुई है, ठीक है ना, सबको साथ बैठ के अपनी अपनी गलतियां मान के आगे का कोई रास्ता तलाश करना है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरे, जल्दी से मैं आपको ये बोल दूं क्योंकि गोंदल साहब ने इतनी मेरे दिल की बात की है, जमहूरियत मुकम्मल ही नहीं है जब तक मुकामी हुकूमत का एक ताकतवर निज़ाम हमारे आइन का हिस्सा ना हो। तो एक आइनी तरमीम जिससे मुकामी हुकूमत के निज़ाम को ताकत मिल सके इंतहाई ज़रूरी है। जहां तक शहबाज शरीफ साहब का जो आपने सवाल पूछा जनाब, जिस दिन उसने इतना खूबसूरत बात की उसके बाद वो गए और उन्होंने हाथ मिलाया, मुझे तो लग रहा था अभी गले मिलेंगे, साथ आहुजारियां होंगी। उसके 1 या 2 दिन के बाद लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 17-17 साल की सजा सुना दी गई, एक ऐसे मुकदमे के अंदर जिसका वकूआ उस वक्त हुआ जब ये चारों पहले से कोट लखपत जेल में गिरफ्तार थे। और तफ्तीशी ने अपने बयान के अंदर लिखवाया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, और 17 साल सजा हो गई। तो भाई मैं उनकी वो कैमरा के लिए हाथ मिलाने वाली तस्वीर पे यकीन करूं या इस क्या अदालती फैसलों को, सख्त सख्त रियलिटी को एक्सेप्ट करूं? सख्त रियलिटी हमारे सामने है और बड़ी बदकिस्मती हमारी। आई गेस पूरे शो को अगर हमने समराइज करना हो ना तो असद उमर साहब की आखिरी बात है, जो कुछ यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हुआ है, जो कि बाकी पीटीआई की आदत के साथ हो रहा है, आम आवाम के साथ जेलों के अंदर हो रहा है, वो सब कुछ बताता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। बाकी तो गुफ्तगू ही रह जाती है। असद उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतः खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।